देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार रुक गया है और चुनाव प्रचार रुकने के साथ ही बढ़ गई है प्रत्याशियों की, कार्यकर्ताओं की, पार्टी के लोगों के दिलों की धड़कन। क्योंकि जितना बोलना था नेताओं को बोल लिए, लाउडस्पीकर लगाकर, डीजे बजाकर, मंच सजाकर, रैली निकालकर, रथ पर सवार होकर जो कर सकते थे कर लिए। अब तो जनता तय करेगी कि उसे किसे जिताना है। ऐसे में ये अगले जो 24 घंटे हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इन 24 घंटे में वोटर तय कर लेगा कि वो छत्तीसगढ़ की सत्ता अगले 5 सालों के लिए किसे सौंपेगा। तो कितना काम आएगा ये प्रचार? क्या वाकई में जनता जाएगी प्रचार प्रसार करने वालों के साथ, या सिर्फ विकास पर ही होगी बात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम भूपेश बघेल और एक्स सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपनी अपनी जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त हैं और एक दूसरे पर क्या कह रहे हैं। तो 5 बजे प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण भी का प्रचार अब समाप्त 5 बजे के बाद। उसके बाद तो डोर टू डोर और परसों फिर मतदान होगा। और सभी तरफ बस्तर संभाग तो हो ही गया, राजनांदगांव लोकसभा हो गया, प्रथम चरण में हुआ। उसके बाद रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, सभी जगह जहां मेरे से बंद पड़ा सभी जगह मैंने दौरा किया। ज़बरदस्त माहौल है, एक तरफा माहौल है। का वातावरण देख रहा हूँ, जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार की गर्मी है, जिस प्रकार के समर्थन है, निश्चित रूप से सामरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे भी फेज़ 1 में 20 में 14 सीट पे हम जीत रहे हैं और दोनों फेज़ मिला के बाद पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को शुरू करेंगे। चुनाव प्रचार रुक गया, वोटर अब तय करेंगे किसे दें सत्ता। छत्तीसगढ़िया तय करेगा। अगले 24 घंटे में होगा बड़ा खेला। जीत के लिए लगे रहे बघेल, राहुल, प्रियंका। क्या फिर बजेगा कांग्रेस का डंका? चुनाव प्रचार तो जबरदस्त किया गया है। कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा जोर लगाया है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी। सत्ता में वापसी कर पाएगी बीजेपी? क्या वनवास बीजेपी का खत्म होगा? छत्तीसगढ़ में प्रचार में किसने मारी बाजी? जनता ने तय कर लिया किसे सत्ता देगी। आइए सीधे रुक करते अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ आज बीजेपी से मुकेश शर्मा, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मुकेश शर्मा जी, वेलकम टू माय शो सर। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को आमंत्रित किया है। बाबूलाल शर्मा जी का स्वागत करूंगा। सबसे पहले नितिन भंसाली जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, जब शुरू हुआ था चुनाव का शोर प्रचार, तो कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। खासतौर से प्रथम चरण के चुनाव के बाद रुझानों को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जितना आसान समझ रही थी, चुनाव उतना आसान है नहीं। आप क्या कहेंगे इस प्रचार के बाद, प्रचार थमने के बाद क्या आकलन है सर आपका? हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि हमने जो कहा था वो हमने किया है। हम हमारे माफी चाहूंगा नितिन भंसाली जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। मुकेश शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है जी। मुकेश शर्मा जी, आपसे मैं सवाल ले लेता हूं। मुकेश शर्मा जी, 5 साल पहले जिस बुरी तरह से हारी थी बीजेपी, वो बहुत ज्यादा अच्छा करेगी तो भी वो उसे अपने आप को 2 गुना 3 गुना कम से कम लाने होंगे नंबर्स, तब जाकर के वो सत्ता में आएगी। आपको लगता है ये चमत्कार होगा इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ और जनता प्रदेश है। इन 5 सालों में उन्होंने देखा कि छत्तीस के अंदर में सुधरी का माहौल। ना मुकेश जी, आपकी आवाज भी बड़ी डिस्टर्ब। मुकेश जी, माफी चाहूंगा, कोई तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज भी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। नितिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार आप बोलेंगे कुछ।
चलिए मैं बाबूलाल शर्मा का रुख करके देखता हूं, कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत लग रही है। बाबूलाल शर्मा जी, एक बार आप जरा कुछ बोलें ताकि हम समझ पाए, आपकी आवाज हम ठीक ढंग से सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। जी जी बाबूलाल शर्मा जी, आपके पास आता हूं। प्रचार थम गया है, क्या लगता है पूरे प्रचार का, बीजेपी कांग्रेस का आप देख रहे हैं, कैसे आकलन कर रहे हैं, किसने कहां ज्यादा फोकस किया है और किसकी रणनीति आपको ज्यादा अच्छी लग रही है? देखिए, दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। जो कांग्रेस पहले भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझ रही थी, जब उसकी तैयारियां देखी, उसकी रणनीति देखी, तो वो भी सतर्क हो गई और पूरी तैयारी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस ने भी लड़ाई शुरू की जी। और ये स्थिति जरूर बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कहीं गिनती नहीं हो रही थी, अब वो मुकाबले पे खड़ी है और उसके पास पाने को बहुत कुछ है, खोने को उसके पास कुछ भी नहीं है। 14 सीटों में से क्या खोएगी, क्या पाएगी, पाने को ही है और कांग्रेस के सामने खोने का डर है। तो इसलिए जो है कांग्रेस ने इस बार ज्यादा ताकत लगाई है और भूपेश बघेल एक प्रमुख चेहरा बनकर के उभरे हैं। उनके सपोर्ट में बड़े बड़े नेता भी आए, लेकिन जो चेहरा चल रहा है या जो विश्वास का चेहरा चल रहा है, वो भूपेश बघेल का चेहरा है। उसको कांग्रेस ने सामने करके अपनी लड़ाई लड़ी है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने ओरिएटर नेता है, जितने बोलने वाले नेता है, जो सक्षम है बोलने में, जो प्रभावित करते हैं, उनको पूरे के पूरे लोगों को यहाँ झोंक दिया है। ये समझ में नहीं आता कब मोदी जी आ गए, कब मोदी जी चले गए, कब अमित शाह आ गए, कब अमित शाह चले गए। ये स्थिति यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी हुई है। दिवाली के दूसरे दिन अचानक मोदी जी आए, सभा को संबोधित किया और चले गए। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला। ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक स्थिति बनाई हुई है कि पूरा अमला झोंक दीजिए, पूरे ताकत झोंक दीजिए, पूरी जो जितने बोलने वाले लोग हैं, उन प्रभावित करने वाले लोग हैं, उनको सारों को झोंक दीजिए। तो छत्तीसगढ़ में पूरे उहापों की स्थिति उन्होंने बना दी है और मुकाबले पे तगड़े से खड़े हो गई, चर्चा में आ गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि करीबी मुकाबला जो है कई सीटों पर होने वाला है और कौन सरकार बनाएगा ये तो बाद की बात है, ये हम अपनी तरफ से घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियों के मुताबिक इतना अनुमान जरूर लगा सकते हैं। अभी भी इतना होने के बाद भी कांग्रेस कुछ अच्छी स्थिति में दिख रही है। जी बिल्कुल। नितिन भंसाली जी, क्या आप मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ नितिन जी, अब हम आपको बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं। तो नितिन जी, मेरा सवाल यही था कि क्या आपको लगता है कि आप रिपीट कर पाएंगे वो पूरा चमत्कार जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त मैंडेट था और उसके पीछे एक बड़ी वजह कहा जा रहा था कि फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी 15 सालों की थी जो आपके फेवर में गई थी। इस बार वही फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी 5 सालों का आपके अगेंस्ट में है, क्या कहेंगे? कोई अगेंस्ट में नहीं है। हमने जो कहा वो किया और जो विश्वास हमने चुनाव जीतने के साथ साथ आम जनता का दिल जीतने का काम इस प्रदेश में किया है। आज हम हमारे लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों को लेकर आम जनता के बीच जन आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि जो परफॉर्मेंस हमारा था पहले उससे बेहतर ही होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कोई स्टूडेंट जब पहली उसमें फर्स्ट ईयर में यदि 71% लाता है तो वो हमेशा यही कोशिश करता है कि मैं इससे बेस्ट परफॉर्म करूं। तो हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी तो ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देश के प्रधानमंत्री को भी छत्तीसगढ़ी बोलने पे मजबूर कर दिया। और मजे की बात देखिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है तो उन्होंने मोदी की गारंटी दी है। तो हमें तो गर्व इस बात का है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का मुकाबला, भूपेश बघेल का मुकाबला, छत्तीसगढ़ के सीएम का मुकाबला देश के पीएम से हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नेता ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात है, नेतृत्व विहीन बीजेपी है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि किसी देश में, हमारे देश में 23 साल मुझे हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी चुनाव में देश के प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाकर इतनी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं और इतना भाषण दे रहे हैं। ये सचमुच में एक कांग्रेस के 5 सालों के कार्यकाल का एक चमत्कार है और इस वजह से हम हमारे मिशन पे जो हमने निर्धारित किया है, अब की बार 75 पार, भरोसा बरकरार और फिर से कांग्रेस सरकार। ठीक है सर, ठीक है नितिन जी, ठीक है। मुकेश शर्मा जी के पास आता हूं। मुकेश जी, आप मुझे ये बताइए, जनता अगर आपको पहले से ज्यादा वोट भी देती है, मैंडेट देती भी है, तो ये गैप बहुत बड़ा है, 10% वोट बैंक का, वोट प्रतिशत का अंतर है। इस मार्जिन को एक चुनाव में पाट लेना बड़ा मुश्किल होता है। 3 गुना आपको वोट पाने होंगे, 3 गुना सीट लानी होगी, तब आपको सत्ता मिलेगी। कैसे करेंगे आप? मैं आपको याद दिलाऊं, 2018 के
विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी लगभग 90% वोट लेके और 9 सीटें यहाँ जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच एक जुड़ाव है। कहीं ना कहीं पिछले बार ही लोग जन घोषणा पत्र के माध्यम से लोक लुभावने और मुकेश जी आप अपने फोन का स्पीकर प्लीज बंद कर लें। मुकेश जी आपसे दरख्वास्त करूंगा, अपने फोन का स्पीकर प्लीज बंद कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जी प्लीज। सत्ता तो इन्होंने हासिल किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो वादे उन्होंने किए वो सत्ता पाने के साथ भूल गए। अब मैं आपको याद दिला दूं कि इन्होंने ही कहा था, और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर में यदि कोई नाराज है तो हमारी माताएं बहनें नाराज है। इन्होंने जन घोषणा पत्र में गंगा जल हाथ में लेके कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। नहीं कहा था, तो उस पे तो ये गए नहीं, अब तो बात भी नहीं करते हैं। बाबूलाल जी का ऑडियो डाउन कर दें प्लीज पीसीआर। जी मुकेश जी आप कैरी ऑन कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज तो भूल गए ये, और अभी भी जब ये घोषणा पत्र बना रहे थे फिर इन्होंने बहनों का माताओं का ध्यान नहीं दिया, भूल गए। फिर आनंद फानन में अचानक ये फिर योजना लाते हैं, और वो योजना भी ऐसी योजना फिर लोग विश्वास क्यों करे। ये योजना लेके आए कि हम 15,000 रुपया साल का देंगे। ये 500 रुपया पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने किया था। मातारी सम्मान योजना 500 रुपया महीना देंगे, वो तो आज तक दिए नहीं। तो क्यों बहनें इनके ऊपर में विश्वास करें, जनता क्यों विश्वास करे। और मैं बता दूं आपको, इसके पहले भी जब 2000 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इसी प्रकार भय और आतंक का माहौल बना था छत्तीसगढ़ में। आज फिर वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये शांति का टापू है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये कहते रहे, सपने देखते रहे, 75 पार करते रहे, और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री, अरे भाई आपने तो स्लोगन ही बदल दिया, नारा ही बदल दिया। पहले तो भूपेश जी का नाम था नारा में, अब तो हटा दिया। जिसको कांग्रेस पार्टी स्वयं नहीं मान रही उसको जनता क्यों माने। जनता क्यों माने। कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है, उन्होंने नारा बदला, तो वो खुद श्योर नहीं है कौन है मुख्यमंत्री, तो जनता क्यों स्वीकार करे। आप श्योर हैं मुकेश शर्मा जी, आप श्योर हैं बीजेपी से कौन सीएम है, आप श्योर हैं। देखिए हमने तो पहले भी कहा था, ये तो भूपेश है तो भरोसा है, रमन की गारंटी नहीं है, ब्रिजमोहन की गारंटी नहीं है, अमर की गारंटी नहीं है। ठीक है मैं एक बार जरा बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूँ। पहले भी ऐसा ही होते आया है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चेहरों को लेकर चुनाव में नहीं गई है। ठीक है हमेशा चुनाव के बाद में विधायक दल चेहरा ही नहीं है भाई। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी के पास आएंगे। मुकेश जी एक मिनट बाबूलाल शर्मा जी मुझे ये बताइए, ये जो पूरा चुनाव रहा इसमें कौन से आपको 2-3 बड़े फैक्टर लगते हैं जिस पर पूरी दम लगाई है बीजेपी कांग्रेस ने, और आपको क्या लगता है। आधी आबादी महिलाओं को लेकर के देखिए हमें फोकस दिखा है, आदिवासियों को लेकर के फोकस दिखा है, और कहां आपको लगता है जहां दोनों पार्टियों को लगता है कि यहां से रिजल्ट निकल सकता है, ये फैक्टर हैं जो इस चुनाव में उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा केंद्रित जो है महिलाओं पर और जाति पर रहा है। ओबीसी वर्ग के लिए बहुत कुछ कोशिश की गई है, आदिवासी वर्ग के लिए कोशिश की गई है, महिलाओं के लिए तो घोषणा पत्र में जिस प्रकार की एक प्रकार का युद्ध हुआ है दोनों में। इन्होंने कहा है कि हम 12 देंगे तो वो बोले हम 15 देंगे। 15 जो है मौखिक घोषणा है, और इनके लिखित घोषणा पत्र में जो है 12,000 रुपए, जो बहुत जादू का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की योजना। अब सवाल ये आता है कि कर्जा माफी, बिजली हाफ, बिजली मुफ्त वाला मामला, और ऐसी धान की खरीदी 3200 में, ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, तो एकमात्र महिला को 12,000 रुपए देने की बात है जी। बाकी लगभग समान बातें जो है दोनों पक्षों ने कही है। एक नई बात जरूर कही है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे वो हम जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही देंगे। आकर्षित करने का एक प्रयास है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों को की सहानुभूति जीतने के लिए कुछ बातें की हैं, जबकि कांग्रेस जो है लगातार 5 साल से सिर्फ और सिर्फ किसान और महिला के ऊपर में केंद्रित होकर के, और उन्होंने ओबीसी वर्ग को साधने के प्रयास के साथ में
अपनी सरकार चलाई है। अब किसान किस पर विश्वास करेगा? यहाँ पर विश्वास का संकट किसके प्रति है? लोगों में किसके प्रति विश्वास है और किसको विश्वास का संकट है, ये निर्णायक होगा। देखते हैं इसमें कि किस पर विश्वास करती है जनता और क्या निर्णय देती है। ठीक है नितिन जी, जो योजनाएं आप लोगों बनाए थे, लेकर आए, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर आपने भरोसे का वचन पत्र भी लाए, फिर क्या हुआ? किस दबाव में आपको एक नया ऐलान जोड़ना पड़ा कि आप 12,000 बीजेपी देगी तो हम 15,000 देंगे? क्या ये पहले फेज की वोटिंग के बाद कोई इनपुट्स आपको मिल गए जो अचानक से आपको बहनों की याद आ गई? और अगर पहले से आप संवेदनशील थे तो पहले क्यों नहीं जोड़ लिया इसको? ये 2-4 दिन बाद अचानक से आत्मज्ञान क्यों मिला कि इतनी अच्छी योजना लेकर आनी है? सुनने में बड़ी अच्छी लग रही योजना। ये हमारा पहले से निर्धारित था अभिलाष जी कि हम दिवाली के दिन इस प्रदेश की लक्ष्मी के लिए एक योजना लाएंगे, और हमने दिवाली के दिन इसकी घोषणा की। हमने कोई इसमें ऐसा नहीं किया है कि हमको पहले कर देना था, ये निर्धारित था कि हमको दिवाली के दिन ही इस योजना को लॉन्च करना है। अभी आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे कि 2 साल का बोनस देंगे, बीजेपी ने ऐसा वचन दिया है। तो अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या देंगे? ये पहले जब देना था तब तो दिया नहीं। और ये अगर 4,000 रुपए भी बोलेंगे ना भाजपा वाले कि हम धान खरीदेंगे, तो भी किसान इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और रहा सवाल कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में सीएम का मुकाबला पीएम से है। बड़ा शानदार मुकाबला है। हमारे सीएम ने पीएम को छत्तीसगढ़ी बोलना सिखा दिया, वो भी टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी आकर कागज में पढ़कर यहाँ पर थोड़ा बहुत बोल ले रहे हैं। पर निश्चित तौर पर जो प्रदर्शन हमने पहले किया था उससे बेहतर करेंगे। जनता हमारे विश्वास हमको मानती है, क्योंकि हमने इन 5 सालों में डिलीवर किया है। हमने जो कहा वो किया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक प्रचंड बहुमत के साथ हम इस प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 500 रुपए सिलेंडर की बात करती है भाजपा, छत्तीसगढ़ में क्यों करती है? जब देश में उनकी सरकार है, पूरा पावर उनके पास है, तो पूरे देश में 500 रुपए में सिलेंडर कर दें। क्यों छत्तीसगढ़ में? क्यों छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए धान की कीमत की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए में बिक रहा है। जब करना है तो पूरे देश में 3200 रुपए समर्थन मूल्य कर दीजिए, 3100 रुपए समर्थन मूल्य कर दीजिए। आप भी ने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, पर लागत 4 गुना हो गई। तो इनके मुकेश जी के पास भरोसा नहीं करेगा। और इनका जो घोषणा पत्र है ना अभिलाष जी, इनके घोषणा पत्र में भाजपा के नेता ऐसे पेपर बिछाकर रखकर इनके घोषणा पत्र फल्ली और मिक्सचर खाएंगे, इसके अलावा कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। अंत में रद्दी पेपर साबित होगा इनका घोषणा। ठीक है मुकेश शर्मा जी, देखिए ये चीज तो बड़ा आपको बैकफायर कर रही है कि आप फीके पीएम मोदी जब कहते थे कि जब कांग्रेस ने कहा 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, तो आपने कह दिया कि 2500 रुपए में, यानी पीएम मोदी या केंद्र सरकार ने कहा कि 2500 रुपए में आप धान खरीद ही नहीं सकते। ये हो ही नहीं सकता केंद्र में आप केंद्र के रहते हुए आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट कर लें। और इस बात पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उस योजना को रोका, जिसकी वजह से फिर उन्हें इनपुट सब्सिडी के तौर पर किसान न्याय योजना लेकर आना पड़ा। ये सब सर्वविदित है और कांग्रेस ने इसको जमकर लोगों तक पहुंचा दिया है। लोगों के बीच में मैसेज बहुत क्लियर है कि डायरेक्टली मिल सकता था, पर ये जो अलग से देने पड़ रहे हैं ये केंद्र के कारण देने पड़ रहे हैं। और अब वही बीजेपी की सरकार आपको इजाजत दे देता है, संगठन भी और पीएम मोदी जी भी, कि आप उससे ज्यादा रेट दे जो देश में दे रहे हैं। और अगर दे रहे हैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों पर मेहरबानी क्यों? क्योंकि यहां पर चुनाव है। बाकी राज्यों के किसानों ने क्या बिगाड़ा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो धान खरीदी भी किए हैं उसमें 80% राशि केंद्र सरकार के द्वारा ही आया है, जिसको इन्होंने छुपाया। और ये कहते रहे कि हम धान खरीदी कर रहे हैं, हम धान खरीदी कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब जब 5 साल हो गए इनके, अब ये आनंद फानन में घोषणा कर रहे हैं, जब ये अपने लिखित घोषणा को लागू नहीं करते हैं तो ये फिर जुबान से बोले हुए घोषणा के ऊपर में कौन विश्वास करेगा? पिछली बार कहा था इन्होंने बहनों को 500 रुपया देंगे, महतारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपया माह देंगे, अभी तक तो इन्होंने दिया नहीं। 4 सिलेंडर देने की बात इन्होंने किया था, जो लिखा था, लिखने के बाद जिसको नहीं किया, तो ये जुबानी बोले हुए घोषणा को कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा? और रही बात किसानों को समृद्ध करने का काम आदिवासी घूम रहा है भाई, रस्सी लेकर गाय दूंगा बोला था आप लोगों ने, एमएसपी बढ़ाने का, जर्सी गाय देने का वादा किया था, मुझे मिला था महासमुंद के पास। मैंने पूछा भाई रस्सी लेके क्यों घूम रहे हो, तो बोले वो बीजेपी ने बोला था 2003 में जर्सी गाय देके दी है। तो कहीं ना कहीं 2012-13 का किस्सा बता रहा हूं, छलने का काम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो कभी बारदाना,
ना ठीक है कहते ना थे दाना दाना मुकेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कांग्रेस पर हमलावर हैं, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि या तो आपने पिछली दफा रोका था वो गलत था, उनके पास जवाब ही नहीं। आपने छत्तीसगढ़ के किसानों के हक में बढ़ रहे दाम को रोका था वो गलत था, या इस बार आप प्रेशर में आकर के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं? जो तर्क दिया गया था वो तर्क कहां गया? हम रोकते तो ये खरीद कैसे पाते? ना 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 ये खरीद कहां से पाते? ना 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 80% राशि हमने दिया ना, है। आपने दिया है, लोन लेके खरीदा है, उस कर्ज लेके विभिन्न बैंकों ना 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 नितिन जी ये बात तो सही है कि केंद्र ने खरीदा है। नितिन जी ये बात तो सही है कि केंद्र ने खरीदा है चावल पर किस दाम पर खरीदा है, किस दाम पर? और ऐसा ही है तो बीजेपी शासित राज्यों में, एक मिनट नितिन जी, मुकेश जी ऐसा है तो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं बिक रहे? आप वहां का धान नहीं खरीद रहे क्या? चावल नहीं खरीदना बीजेपी शासित राज्यों का? वहां करा दीजिए 3200 रुपए। राज्य में अलग धान उगाए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं छत्तीसगढ़ के तेरा सभी राज्य में धान उगाए जा रहे हो। कहीं गेहूं की अधिकता है, कहीं कुछ अधिकता है। मुकेश जी पहली योजना देख रहा हूं जिसमें डबल इंजन की सरकार कम दे रही है और बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग सरकार है और वहां के किसानों को ज्यादा मिल रहा है। ये पहली दफा प्रदेश में देख रहा हूं और उसको भी आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी मुझे बताइए, कांग्रेस कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में तो नहीं है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि शुरू में कुछ रुझान आए थे और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव में अपनी वापसी की है, खासतौर से पहले चरण के मतदान के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस ने कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया बीजेपी को। बीजेपी लगी रही, मेहनत करती रही और अब उसने मुकाबले को पूरा टक्कर का बना लिया है। नहीं, प्रारंभ में ये स्थिति थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कांग्रेस को बहुत और कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो मुकाबले का तरीका देखा और जिस तरह से इनके सारे के सारे ओरिएटर लोगों को यहाँ झोंक दिया गया, खुद पीएम और रक्षा मंत्री हो चाहे अमित शाह हो, सारे के सारे यहाँ पर लगातार आना जाना शुरू किए और मंडाविया जी और अन्य लोग जो यहाँ आकर नितिन मुकेश यहाँ आकर बैठ गए, तो उसको देख करके लगा कि इनकी रणनीति बहुत तगड़ी है, तो उनको गंभीरता से महसूस हुआ गंभीर है मामला। अब मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि जैसे ये कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम बोनस अगर आप देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल चावल नहीं खरीदेंगे, आपको ख्याल होगा। हाँ। इसलिए इसने राजीव गांधी न्याय योजना का रास्ता निकाल करके अपना बोनस देने की जिद को पूरा किया, 2500 रेट देने की जिद पूरा किया। अब 3100 में भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी तो वो कौन सा रास्ते से खरीदेगी? हाँ। क्या उसका चावल खरीदेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं खरीदेगी? ये प्रश्न जनता के बीच में चल रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं लोग कि अब कैसे 3100 ये दे रहे हैं। उस वक्त तो 1600 के लिए इनकार कर रहे थे कि अगर आप 1600 से 1 रुपए भी ज्यादा देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे जी। ये सही है कि चावल भारतीय जनता पार्टी खरीदती है, हाँ। लेकिन ये भी सही है कि धान खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़, प्रारंभिक जुगाड़ जो होता है वो खुद सरकार करती है, राज्य सरकार, हाँ। और उसके बाद जब चावल बन जाता है तो उसके बाद जो है खरीदी केंद्र सरकार करती है। अगर केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी तो चावल बेकार चला जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो बीजेपी को जनता में जो मैसेज कन्वे किया है कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में कि हम आपको पैसा धान की ज्यादा कीमत देना चाह रहे थे, उसको बीजेपी ने रोका, उसमें अड़ंगे लगाए और हमने वैकल्पिक व्यवस्था बना करके वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए पैसा दिया। इस मैसेज को काउंटर कर पाने में कितनी सफलता मिली है इस प्रचार के दौरान, ये देखा जाएगा। यह कह देने से कि हम केंद्र में चावल खरीद रहे हैं, किस दर पर खरीद रहे हैं, बाद में आप पैसा दे रहे हैं उन्हें, वो पहले अपने पैसे के इंतजाम कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि कांग्रेस के बहुत सारे वादे हैं, अभी गिना रहे थे मुकेश शर्मा जी, मेहतारी सम्मान में 500 रुपए देंगे, 4 सिलेंडर देंगे, तमाम चीजें वो पूरे नहीं हो पाए हैं। और अब कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को 2018 से पहले किए गए वादे याद दिलाए। अब वो सत्ता में है, अब वो जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर है, तो अब उसे अपने वादों का हिसाब देना होगा जनता को, क्योंकि जनता ने जिसने वादे पूरे नहीं किए उसका हिसाब करने में छत्तीसगढ़ में कोई देर नहीं की है। शुक्रिया अदा करूंगा मैं नितिन भंसाली जी का, मुकेश शर्मा जी का, बाबूलाल जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। प्रचार थम गया है, लेकिन यकीन मानिए अगले 24 घंटों में तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल के लिए किसकी सत्ता आएगी, क्योंकि ये 24 घंटे ही जनता में जो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त होता है वो तय करते हैं कि हमें किसे वोट करना है। दर्शकों का भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।